सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी और इसराइली मंदूब के दरमियान सख्त जुमलों के तबादले हुए। आज हम इस पर बात करेंगे। न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान और इसराइली मंदूब के दरमियान मुकालमा शिद्दत अख्तियार कर गया। इस मौके पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने इसराइल के कतर पर हमले का सख्त रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा, इसराइल का कतर पर हमला गैर कानूनी, बिला इख्तियार और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बराह रास्त खतरा है। इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी की है और शहरियों की जिंदगियां जानबूझकर खतरे में डाली हैं। यह अमल इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी है और सिफारतकारी को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिश है। फजा में खामोशी छा गई। फिर इसराइली मंदूब ने मुदाखलत की और जवाब दिया, पाकिस्तान को तो सबसे आखिर में बात करनी चाहिए। जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में खत्म किया गया तो किसी ने अमेरिका पर तनकीद नहीं की। दहशतगर्द जहां हो उन्हें निशाना बनाया जाता है। हमास भी इस असूल से मुस्तस्ना नहीं। इस पर पाकिस्तानी मंदूब का लहजा मजीद सख्त हो गया। बोले, ये मुवाजना नाकाबिल कबूल है। ये दलील नहीं बल्कि एक बेहुदा जवाब है। इसराइल अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए ऐसे बहाने तराश रहा है। हकीकत तो यह है कि इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की मुसलसल खिलाफवर्जी करने वाला काबिज मुल्क है। इसराइल हमलावर होने के बावजूद खुद को मजलूम जाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन आज ये दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तानी मंदूब बोले, दुनिया बखूबी जानती है दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी। अलकायदा का खात्मा हमारी कुर्बानियों की वजह से हुआ, लेकिन इसराइल ताकत के बल पर अमन की कोशिशों को कुचल रहा है। पाकिस्तानी मंदूब के अल्फाज ने इजलास में गूंज पैदा कर दी। खित्ते में अमन तभी मुमकिन है जब फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जा खत्म होगा। ताकत और जारहियत नहीं, इंसाफ और सियासी हल ही खित्ते के अमन की जमानत है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। पाकिस्तान और इसराइल के मंदूब के दरमियान होने वाला मुकालमा आपके सामने है। आप किस नजर से इसको देखती हैं? सिफारती अगर हम बात करें तो क्या नया रुख इख्तियार करेगा इसमें? दूसरा, ये जो उसामा बिन लादेन का जिक्र किया गया, जो दलील दी गई, आप क्या समझती हैं? बैनुल अक़वामी कवानीन के तनाजुर की अगर हम बात करें तो ये दलील उसमें वजन रखती है? ये बिल्कुल वजन नहीं रखती है और ये हम बहुत दफा ये बहुत से प्लेटफॉर्म पे ये बता चुके हैं। उसामा बिन लादेन की हिस्ट्री से लेकर उसकी प्रोग्रेशन तक, वो कौन था, कहां से आया, उसके सपोर्टर कौन थे, एडर कौन थे, अबेडर कौन थे, वॉर ऑन टेरर क्या थी और किस तरीके से जो है मुजाहिदीन क्रिएट किए गए। और उसके बाद भी अगर हम उस पूरी डिटेल में ना भी जाएं तो उसामा बिन लादेन को जब यहाँ पे कत्ल किया गया, खत्म किया गया, तो क्या लगता है इंटरनेशनल जो है वो ऑब्जर्वर्स को कि पाकिस्तान जो है उसकी उसमें कोई एफर्ट नहीं थी या पाकिस्तान जो है उनका कंसेंट इसमें शामिल नहीं था? बात ये हो रही है कि आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट नहीं करें। बात दहशतगर्द को मारने या ना मारने की नहीं हो रही। अगर एक दहशतगर्द जिसको के यूनाइटेड नेशंस जो है उसके सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर पे बात तय हो गई भी है कि ये दहशतगर्द है और वो इंटरनेशनल कोर्ट को चाहिए, तो ए उसको इंटरनेशनल कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहिए। बी, अगर वो किसी भी जगह पे छुप कर बैठा हुआ है तो उस मुल्क का कंसेंट लेकर उस पर अटैक किया जा सकता है। दोनों की कोलैबोरेशन, ये पोर्शन जो है ये हजफ हो जाता है, ये पोर्शन बीच में से निकाल दिया जाता है कि जैसे आसमान से कोई टपका और उनको पता था कि उसामा बिन लादेन यहाँ है और आसमान से टपक के उन्होंने रस्सियों से जिस तरह उन्होंने दिखाते भी हैं और इसका पूरे का पूरा क्रेडिट लेते हैं और हमने कभी क्रेडिट लेने की इस मामले में कोशिश भी नहीं की। हमारा रोज का काम है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ पहली जो है वो दीवार है उसको कंटेन करने में हम अपनी जात पे, अपनी जान पे उसको सहते। यही आर्ग्यूमेंट आपने देखा होगा ओछा सा इंडिया ने भी अपनाया हुआ था और उनका जो हमने हशर किया इस बात के बदले में कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन दहशतगर्द है क्योंकि दहशतगर्दी की कोई डेफिनेशन नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, इंटरनेशनल जो कानून है उनको साइड पे रखकर उसको वायलेट करके उस पर अटैक नहीं कर सकते कि जी आपके फलाने घर में, आपकी फलानी मस्जिद में, आपके फलाने जो है वो चर्च के अंदर दहशतगर्द बैठा हुआ है और हम उस पर अटैक करने लगे हैं। ना तो उसामा बिन लादेन के ऊपर इस किस्म का कोई अटैक हुआ था कि हम मीठी नींद सोए हुए थे और उसामा बिन लादेन जो है वहां पे खत्म हो गया। उसामा बिन लादेन को बहुत सी एजेंसीज उसको हंट कर रही थी और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जो पहला सोल्जर था जो वॉर ऑन टेरर पे हमारे रडार पे बना और हम ना ढूंढ रहे हैं। तो ये तो बहुत फजूल सी एक आर्ग्यूमेंट है, ये इंडिया भी लेके आता है और ये इसराइल जो है वो भी प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बात यह है कि कितने लोग हैं जो इतनी फजूल किस्म की बात को बाय करने के लिए तैयार है। क्या जवाब था इसराइल का आज जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में जब आसिम इफ्तिखार ने उनको डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के कहा कि तुम ऑक्युपायर हो, तुम एग्रेसर हो, तुम वहां पे ह्यूमन राइट्स को जो है वो वायलेट कर रहे हो, तुम एक जेनोसाइड कमिट कर रहे हो, तो उसके पास क्या जवाब था? उसके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय टांगों मारने के और उसामा बिन लादेन का हवाला देने के। इसके अलावा उसके पास कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं। और उससे भी बढ़ के ये कि कतर जैसे कंट्री पे आपने अटैक किया है जो कि वेस्टर्न एलाय है, जिसके अंदर अमेरिकन बेसिस हैं, तो आपने अपने जो वेस्टर्न एलाय है जो कि हब है निगोसिएशन का, जहां पे तालिबान तक के बैठकर निगोसिएशन होती है और सब लोग वहां पे जो है वो सिक्योर हैं, उनको किसी किस्म का कोई खदशा नहीं होता है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अब इसका कोई रेप्रिकॉशन नहीं होगा? कि आप ट्रंप ने बुलाया हमास के लीडर्स को कि आप वहां आए
और आकर निगोशिएट करें, और उसके बाद आप उन पे अटैक कर देते हैं और बैठ के हवाले देते हैं कि जी दहशतगर्द तो हर जगह पे मारे जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, सलामती काउंसिल में 15 अरकान ने इसराइल के कतर पर हमले की मजम्मत तो की है, लेकिन हमने देखा कि इसराइल का नाम नहीं लिया गया। क्या समझती हैं, ऐसी सूरत में तो इसराइल मजीद चौड़ा नहीं हो जाएगा? नहीं, इसराइल इससे ज्यादा क्या चौड़ा हो सकता है। इसराइल का नाम जो है अगर ले लिया जाए और उसकी पॉलिटिकल विल हमें नजर आ जाए तो मसले का हल ही हो जाए। किसी में पॉलिटिकल विल ही नहीं है। अब देखना ये है कि पैराडाइम शिफ्ट होगा। गल्फ स्टेट्स जो है वो ये समझती रही हैं कि हमारे पास इम्प्यूनिटी है, हम इम्यून हैं इस एग्रेसर के अटैक से, हम इम्यून हैं इसकी एग्रेशन से। और जो रिसेंट अटैक है उसने ये साबित किया है कि इस खिते में कोई भी इम्यून नहीं है, इस खिते में कोई भी बचाव हुआ नहीं है। तो हर किसी ने अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करना ही करना है। और खास तौर पे इस वक्त दुनिया में जो अमन के नोबेल प्राइज के जो ख्वाह हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। ये वीक तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि उनकी जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि वो नाखुश हैं नेतन्याहू की इस कार्रवाई पर। फिर अगर हम अमेरिकन मीडिया की बात करें तो उनकी जानिब से कहा गया है कि खासे गुस्से का इजहार किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और वो कहते हैं कि मुझे इस सारे मामले से मैं लाइन था और मुझे ये बात नेतन्याहू से पता लगनी चाहिए थी, जबकि मुझे ये बात आर्मी से पता लग रही है, अपने मुल्क की। तो आप समझती हैं कि ये वाकई ऐसा हो सकता है कि ट्रंप इस सारे मामले से लाइन हो? देखिए, जो एनालिस्ट हमारा काम ये होता है कि हम चीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद जो भी डॉट कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि अमेरिकन जो ट्रंप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पता नहीं। अटैक से 10 मिनट पहले किसी तरीके से टर्किश इंटेलिजेंस ने हमास के उन अरकान को जो कि निगोसिएशन के लिए बैठे हुए थे उन तक ये खबर पहुंचाई, जिसकी वजह से उनमें से कुछ वहां पे नमाज का वक्फा भी था तो अपने मोबाइल उस कमरे में छोड़ के बाहर निकलने में कामयाब हो गए। सिचुएशन भी क्रिएट नहीं हुई कि आप क्यों भाग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जब आपको कहा जाए कि आपके असैसिनेशन अटेम्प्ट होने लगी है तो एकदम से भी कहीं पे जो है वो बचने की कोशिश में सब भी मारे जा सकते हैं। तो कुछ ने वॉलंटियर किया होगा, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वहीं बैठे रहे, बाकी नमाज पढ़ने के लिए अपने फोन रख के चले गए। 10 मिनट पहले टर्किश इंटेलिजेंस ने उनको बताया था और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कतरीज को 10 मिनट अटैक के बाद में बताया। अगर कोई इसमें शामिल हो सकता है तो वो ब्रिटिश सर्वेलेंस जो है वो एक जहाज है जो कतर के ऊपर सर्वेल कर रहा था। और कतर की अपनी एक एयरफोर्स बेस है इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड की अपना जो है वो ब्रिटेन का अपने कॉन्ट्रैक्ट भी है कतर के साथ। तो इसको कोई खास देखा नहीं गया कि ये क्यों सर्वेल कर रहे हैं। एक तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि हो सकता है उनको ये इल्म हो कि क्या होने वाला है, लेकिन ट्रंप को जैसे ही पता चला उनके एडमिनिस्ट्रेशन को तब तक देर हो चुकी हुई थी और 10 मिनट बाद उन्होंने बताया तब तक अटैक हो चुका था। लेकिन जितने लोग बच पाए हैं हमास के, वो सुनने में यही आ रहा है कि वो टर्किश इंटेलिजेंस की वजह से बच पाए। और दूसरा जो ट्रंप जो है वो उनकी क्रेडिबिलिटी गुस्से में बिल्कुल ठीक है कि आप एक चीज प्रपोज करते हैं, आप ग्रीन लाइट करते हैं कि आप आए हमारे साथ बैठ के बात करें। सारी दुनिया ये कह रही है कि ये बात नहीं हमास करना चाहती, और अगर वो आपके पास बात करने के लिए बैठ जाते हैं तो फिर ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है उनकी वेल बीइंग, उनकी जिंदगी की सिक्योरिटी देने की। तो ये एक तो उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा धचका लगा। दूसरा जो उनके बहुत करीबी साथी जो हैं चार्ली कर्क जो हैं, जिनको पॉइंट ब्लैंक असैसिनेट कर दिया गया है, वो भी एक स्टॉन्च ज़ायनिस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ज़ायनिस्ट होने के साथ साथ वो बहुत स्केप्टिकल है और डे 1 से अपने पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि ये जो अक्टूबर 7 है ये फॉल्स फ्लैग था और ये जो हो रहा है ये एक जेनोसाइड है। तो उनको भी देखिए किस तरीके से मार दिया गया है, वो भी इसराइल की हिट लिस्ट पे थे। ये एक सेकंड ब्लो है ट्रंप को जो एक वीक के अंदर लगा है कि एक उनका जो सपोर्टर है, उनका अपना एक एलाय है, उसको असैसिनेट कर दिया गया है एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए, और दूसरा वो निगोसिएशन की टीम बुलवाते हैं और वहां पे उस टीम के ऊपर अटैक हो जाता है। और वेन्यू भी ऐसा चुना जाता है जहां पे दुनिया जहान के लिए, सबके लिए वहां पे अभी तक तो सुनने में यही आया था कि अमान है और वहां पे इवन तालिबान आके भी निगोशिएट कर सकते हैं। वहां पे हमास का दफ्तर भी है। कतरीज तो वो है जो हमास के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। तो ये अब देखने की बात ये है कि जो गल्फ स्टेट है जिनकी अपनी सिक्योरिटी जिन्होंने आउटसोर्स की हुई है खासतौर पे वेस्ट को, और अगर वेस्ट उनकी सिक्योरिटी को सिक्योर ही नहीं कर सकता, इंश्योर ही नहीं कर सकता, तो यकीनन अब उनको दूसरे और सिक्योरिटी मुआहदे करने पड़ेंगे। और उसमें से ज्यादा जो हमारे लिए परेशानी की बात है कि कतर हमारा एक बहुत देरीना दोस्त है, हमारा एलाय है, और कतर के ऊपर अटैक करने के बाद इसराइली फाशिस्ट और जेनोसाइडल मैनिएक जो हैं वो पाकिस्तान का नाम बार बार ले रहे हैं। तो वो भी हम चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि किस तरीके से इंडिया और इसराइल पिछले 40 साल से पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रीजन विद इन इटसेल्फ एक्सप्लोड हो रहा है, और एक्सप्लोड सिर्फ एक वजह से हो रहा है कि वहां पे एक ऐसी जो है वो रिजीम बैठी हुई है जो दुनिया के किसी कानून को नहीं मानती, जो दुनिया के किसी असूल को नहीं मानती, और वो ये समझती है कि सब मेरे दुश्मन है और मेरे लिए बचने का रास्ता ये है कि मैं सब दुश्मनों को खत्म कर दूं। और यही रेटोरिक जो है वो इंडिया का भी। बिल्कुल।